फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? बता चुके हैं आपको, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इजी क्वेश्चन है तो मार्क कर देते हैं इसको, अक्षय कीर्ति व्यास हो गया। अगला क्वेश्चन है, लाल काले मृद वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यह भी आहड़ था। आहड़ की संस्कृति कौन सी थी? लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति थी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो हम आहड़ से चावल मिले थे। RAS 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी बेसिस पे था। अगर आप वहाँ एलिमिनेट कर पा रहे थे कि इनको चावल की जानकारी थी तो आपका क्वेश्चन हो जा रहा था। तो देखिए, आहड़ सभ्यता के इससे संबंधित नहीं है तो चावल है, चावल यहाँ मिले थे, हमें पता है। फिर आगे बढ़ते हैं और कृष्ण लोहित मृद भांड, कृष्ण लोहित, तो ये हमें पता ही है कि यहाँ पे ये भी था, सही बात है। तांबे की वस्तुएं, तो तांबे की वस्तुएं पता ही है, आहड़ तांबे के लिए फेमस था, ये भी सही है। तीनों कथन सही हो गए। गलत पूछा है इसने, तो चित्रित धूसर मृद भांड, ये चित्रित धूसर यहाँ पर नहीं थे, ये हमें पता है, क्योंकि चित्रित धूसर मृद लोहयुगीन संस्कृति में आए थे, मतलब लोहयुगीन जो काल था उस समय पर थे। लोहयुगीन काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 से 800 BC के आसपास जो है वो लोहयुग था। तो आराम से हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई इश्यू आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए इसको। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर गांव में पाए गए हैं, वह गांव कौन सा है? तो ये आहड़ एक गांव है, वहां पर 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। आहड़ जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है, आपको पता ही है, तो आसानी से कर पाएंगे। और एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ, उदयपुर जिले में आहड़ जो है बेड़च नदी के किनारे है, बेड़च नदी के आसपास, तो इसको बेड़च नदी जो है, और आहड़ को आपको पता ही है ताम्रवती नगरी के नाम से भी फेमस था ये। और आहड़ जो गांव है वो उत्तर पाषाण कालीन गांव जो है कालीन ताम्रयुगीन संस्कृति का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो मुंहों का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा, एक तो सिलबट्टा और एक ये पैन, किस स्थान पर मिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बता देंगे आप इसको, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आहड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो आपको पता ही है आहड़ कहाँ पर है, राजसमंद में है। और आप देख सकते हैं कि जो आहड़ बनास संस्कृति थी इसके प्रमुख स्थलों में आपका आ जाएगा गिलुंड था, ये तो पता ही है आपको। फिर आपका आता है ओजियाना, ये भी सही बात है, था। फिर बालाथल, ये भी था। लोथल नहीं था यहाँ पे, क्योंकि लोथल तो आपको पता ही है, लोथल तो अलग से एक सभ्यता थी, लोथल गुजरात में पड़ता है, तो ये नहीं आएगा। आहड़ बनास संस्कृति में गिलुंड हो गया, ओजियाना हो गया, बालाथल हो गया, और एक और है, मैं नाम बता देता हूँ आपको, तो याद रखना पचतामा, ये भी कहाँ पर था? आहड़ बनास संस्कृति का ही एक हिस्सा था। 2 बार पूछा गया है, ये JN में पूछा गया है, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया है। 57 नंबर, कि कौन सा जो युग्म है वो इनमें सुमेलित नहीं है? तो आप आसानी से कर सकते हैं, गिलुंड है, अभी हम पढ़े ही है, आहड़ बनास संस्कृति का जो है वहाँ पे ये वहाँ का ये स्थल है, तो इजी है, गिलुंड हो जाए, ये तो सही बात है। और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? तो आप बता दोगे कि ये जो ओजियाना है ये यहाँ, ये जो है ये यहाँ नहीं था, ओजियाना इसका ये सही सुमेलित नहीं है।
आपको पता ही है, जो ओजियाना है ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और कौन सी नदी पे है ओजियाना अगर पूछा जाए तो ओजियाना मतलब खारी नदी पर था। ये ओजियाना मतलब खारी नदी पर था। यहाँ जो है उत्खनन किया था बी आर मीणा ने और आलोक त्रिपाठी ने। याद होगा मुझे लगता है आप लोगों को कि बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, तो त्रिपाठी साहब और मीणा जी ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था। और सुनारी संस्कृति झुंझुनू में है, सही बात है। और जोधपुर जो है, जोधपुरा जो है ये जयपुर हो गया आपका, जयपुरा, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। सुनारी संस्कृति झुंझुनू में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। किस नदी पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए आप। तो अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आया था आहड़ बनास संस्कृति के केंद्र कौन से है, उसमें गिलुंड भी आया था। तो हमें पता है कि गिलुंड जो है बनास नदी के तट पर है। आहड़ कहाँ पर है? आहड़ बेड़च नदी के किनारे है। तो देखो ये तो हो गया बेड़च, और बनास ये कहाँ पर है? इसके यहाँ कौन सा हो गया? बनास पे गिलुंड हो गया। और कोठारी नदी के किनारे कौन सी संस्कृति पनपी थी? आपको पता ही है, बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के तट पर है बागोर, पता होगा आपको। और कांतली कहाँ है? कांतली पड़ती है झुंझुनू में, झुंझुनू चुरू वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी पड़ेगी? सुनारी पड़ेगी, जैसे कि हमने बताया था ना सुनारी कौन सी नदी के तट पर है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन हो गए हमारे। 59 क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। 59वां क्वेश्चन ये रहा, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है ये हम आपको बता देते हैं। जो है गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है ये किस युग के हैं? तो आपको पता ही है, ताम्रयुगीन सभ्यता थी है। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ये आप लोग बताएंगे। तो कहाँ पे नहीं होता है ईंटों का प्रयोग? पढ़ चुके हैं हम लोग, आप लोग आराम से कर देंगे इसको। हम बात कर रहे थे गणेश्वर संस्कृति के बारे में। यहाँ का जो निर्माण हुआ था वहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, मुझे लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व हड़प्पा कालीन पुरा स्थल गणेश्वर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सीकर में स्थित है। उत्खनन कार्य 1970 में हुआ था, किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। कौन सा स्थल है ये? ताम्रयुगीन स्थल है। और औजार है, उनके कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे तीर हो गया, भाला हो गया, मछली फंसाने का कांटा। तो मछली फंसाने का कांटा कहाँ से मिला है? ये भी कई बार अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले थे। और ईंटों के निर्माण में, मकानों में, बस ये ध्यान रखना है आपको। एक तो ये मछली के कांटे यहाँ मिले थे, और दूसरा ईंटों के निर्माण मकानों में नहीं मिले हैं। और ये जो है ये कांतली नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखना। कांतली आपको पता है सीकर झुंझुनू और चुरू के आसपास बहती है। झुंझुनू और सीकर में तो है ही। अब आप लोग बताएंगे कि कांतली नदी चुरू में भी है या नहीं है। सीकर और झुंझुनू में बह रही है। चुरू के बारे में आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। अगला है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो 61 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, कांतली नदी के किनारे। अभी हम ऊपर कर चुके हैं, इजी है, ये ध्यान रखना। रतन चंद्र अग्रवाल, कांतली नदी, सीकर, गणेश्वर सभ्यता, याद रहेगा। गिलुंड राज संबंध में है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? अभी हम पढ़ चुके हैं, आर.सी. अग्रवाल ने। जो मतलब एक जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम फटाफट कर देंगे। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रयुगीन, मतलब अब हो जाएगा मुझे लग रहा है। जब मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर से। सबसे ज़्यादा ताम्रकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाण सामग्री, ये क्वेश्चन अच्छा था।
तो जो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, दोबारा इनका रिवीजन करना चाहिए, तो मैं उनका गोला यहाँ मार देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद में 65 नंबर क्वेश्चन हमारा गणेश्वर सभ्यता के बारे में है। गणेश्वर की जो सभ्यता है, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में है, बता चुके हैं हम लोग। झाड़ोल, झाड़ोल कहाँ पर है आप बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है झाड़ोल वाला, इसको भी मैं डबल 6 है तो बोला मार देता हूँ। झाड़ोल ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल जो है गणेश्वर हो गया, ये ताम्रपाषाण काल। आहड़ हो गया, आहड़ उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है। अगर मैंने कहीं पे पहले बोला हो कि आहड़ उदयपुर, आहड़ राजसमंद में है या उदयपुर में, तो आप उसको, अगर मैंने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद गलत बोल दिया हो कहीं राजसमंद, तो आप उसको करेक्ट करके उदयपुर कर लेना। मुझे लगता है उदयपुर ही बोला होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मतलब राजसमंद बोल दिया था, लेकिन आप उदयपुर करना उसमें, ठीक है। अगर गलत बोला हो तो करेक्ट कर लेना, और अगर सही बोला हो तो फिर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो आगे। आहड़ उदयपुर हो गया, गिलुंद राजसमंद हो गया, बागोर भीलवाड़ा हो गया, और बालाथल कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। ये कौन से थे? ये ताम्रयुगीन स्थल है। जाडोल का आप ध्यान रखना, जाडोल कहाँ पर है? झाड़ोल उदयपुर में। अगला है बालाथल सभ्यता जो है उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालाथल के बारे में आप लोग बताएंगे मुझे। तो इसका उत्तर बताइए। वीएन मिश्र लगाया मैंने, क्या सही है? यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं आंसर। देखो बालाथल को ढंग से पढ़ लेते हैं। बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। तो उदयपुर में कौन कौन सी हो गई? एक तो आहड़ उदयपुर में है, एक बालाथल उदयपुर में है। और प्रोफेसर वीएन मिश्र ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया बालाथल में, जिसके फलस्वरूप एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता अस्तित्व में आई। और यहाँ पे क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, हमें ध्यान रखना। और मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति मिली है, ताम्र उपकरण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मकानों से मृद भांड तथा तांबे के औजारों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ा है। 11 कमरों के विशाल भवन, ये भी लिख लेना आप, अध पके बर्तन, और एक ये मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति। कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन आपको मेन जो ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक तो उदयपुर में है, और 1993 में वीएन मिश्र जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब सॉरी उत्खनन कार्य करवाया था। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ पे मिली है, अधपके मृद भांड मिले हैं, यहाँ पे मिट्टी से बनी सांड की मूर्तियाँ मिली है, 11 कमरों के विशाल भवन मिले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, बालाथल है, इनकी खोज किसने करी? उत्खनन कार्य किसने किया? यहाँ पे वीएन मिश्र। वीएन मिश्र मतलब वीरेंद्रनाथ मिश्र होना चाहिए नाम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पूछा गया है जेईएन में कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया? मैं गोला करवा चुका हूँ कि ये फिर से पूछ सकते हो, और पूछा भी गया है। तो कहाँ पर है? फटाफट उत्तर लगा दीजिए। अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है वही रिपीट होने हैं। गोपीचंद की गुफा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसको। आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप इसका उत्तर दीजिए। ये हो गया माउंट आबू में है गोपीचंद की गुफा। ये 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 2022 में। अगला है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये आपको मिल रहा है, कहाँ पे मिला है बताओ? फटाफट उत्तर दीजिए। मुझे लगता है आपको पढ़ा हुआ होगा ये, तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ऋग्वेद में मिला है इसका। और जो एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ आपका जो था भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, उसमें भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ऋग्वेद में था मत्स्य जनपद
की राजधानी कहाँ थी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप एक बार फिर से बताइए मुझे, फटाफट बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी बताइए, कौन बताएगा, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, समझ गए आप कौन सी थी? अगला, बीजक की पहाड़ी बैराठ में जो है, मैं आपको उसके बारे में पहले बता चुका हूँ। पूछ रहे हैं किसने खोजा, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको खोजा था। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है लगभग। सॉरी, यार चलो देखते हैं इसका आंसर। मुझे जेम्स प्रिंसेप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कैप्टन बर्ट है ऑप्शन में, वो है नहीं, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख की खोज कैप्टन बार्ट ने की थी। खोज कैप्टन बार्ट ने की थी, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप जो थे एक ब्रिटिश पुरातत्वविद एवं औपनिवेशिक प्रशासक थे। वे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे लग रहा था जेम्स प्रिंसेप है, लेकिन जेम्स प्रिंसेप जो था वो तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति था। अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखना है। जेम्स प्रिंसेप ने तो क्या किया, पढ़ा। और खोजा किसने? कैप्टन बर्ट ने। इसने क्या किया? खोजा, ठीक है, ध्यान रखना। कैप्टन बार्ट जो है इन्होंने खोजा था, और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन आता है, बैराट के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। बैराट है, भीमजी की डोंगरी के तल पर वहां पर दो शिलालेख खोजा है, तो किसके है आप बताइए। तो आपको पता ही है बैराट में अशोक के मिले थे। आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि अशोक जो था बौद्ध का मतायुनाई अनुयायी था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। और देखिए आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको पता ही है, दो अशोक के दो मिले हैं, एक शिलालेख बैराट से मिला है और एक भीमजी की डोंगरी की तल से मिला है, ठीक है। अगला है, भीम की डोंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ध्यान रखना, भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी दोनों कहाँ पर है? बैराट सभ्यता से रिलेट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी अगर पूछा जाए तो आप आराम से कर देना कि भाई बैराट में है। अगला है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पांडवों पर पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास का 1 वर्ष भी बिताया था, ठीक है। तो ये भी वही है, पहले विराटनगर से बैराट हो गया। देखिए ये रहा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है यहाँ पे। अगला आता है, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है ये तो, कि दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इनकी कौन सी सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि सबको पता है कि इन लोगों ने मिलकर के बैराट में उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आता होगा आप सभी को। देखते हैं उत्तर, चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर है इसका। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने बैराट सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर से वही विराटनगर के ऊपर ही क्वेश्चन है, जिसे मतलब चुनना है हमें कूट को। तो पहला है कि विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। जोधपुर का शहर नहीं है, हमें पता है, जयपुर का है। और बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, सही बात है। अशोक के शिलालेख यहाँ पे मिले हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा केवल सेकंड, इसको आप उत्तर मार सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं क्या मिला था, एक बार पढ़ लेते हैं। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, लोहयुगीन सभ्यता थी ये, और बाणगंगा नदी पर है, ये हमने नहीं बताया था, ध्यान रखना इसका। वैसे आपको पता ही है कि शाहपुरा जो उपखंड है जयपुर का, उसमें ये मिलती है। और पहले बता चुके हैं कि खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और भाब्रू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने।
और यहाँ से जो है बौद्ध स्तूप भी मिले हैं, बौद्ध मंदिर भी मिला है, अशोक स्तंभ के प्रमाण भी मिले हैं, और सभी अवशेष जो है मौर्य युगीन है। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो अशोक थे वो बौद्ध अनुयायी थे, वो भी हमें यहीं से पता लगता है। अगला है किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए। चित्रित शिलाश्रय कहाँ पर मिले? बेराट से मिले थे, बताइए आपको। यहाँ से एक और चीज़ है खंडरनुमा भवन, जिन्हें प्राचीन बौद्ध मठ के जो अवशेष थे वो भी मिले हैं। तो अब ध्यान रखना खंडरनुमा भवन अगर पूछा जाए, क्योंकि RAS में अक्सर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, तो बैराट कर देना। बैराट की प्राचीन राजधानी इजी क्वेश्चन है। बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि बैराट जो है जयपुर में है, ये तो पता ही है आपको। और मत्स्य जनपद की राजधानी भी पता है, विराटपुर हो गया, मतलब कहीं कहीं नाम इसका विराटपुर है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंडो ग्रीक के 28 सिक्के मिले हैं यहाँ से। इंडो ग्रीक के 28 सिक्के प्राप्त हुए, कहाँ से? मत्स्य यहाँ से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडो ग्रीक के 28 सिक्के। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? आ गया क्वेश्चन, तो बैराट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस टाइप का, फिर से आ गया है, तो आप फिर से दिमाग लगाइए इसमें। मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, देखो लगाओ अपना दिमाग, दौड़ाओ। बैराट की खोज किसने की थी बताइए? दयाराम साहनी ने की थी, सही बात है। अभी हम 3 नाम पढ़े ही है, मतलब जो उत्खनन करता था यहाँ पे। दयाराम साहनी का नाम पढ़ा था, और 2 लोगों का नाम पढ़ा था, बताओ कौन कौन से थे, जल्दी करिए। और 2 लोगों के नाम कौन बताएगा? दयाराम साहनी था, नीलरत्न बनर्जी थे, और कैलाशनाथ थे। ठीक है, दयाराम साहनी मैच हो रहा है वहाँ पे। दयाराम साहनी तो थे, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ, इनको मत भूलना, इन्होंने भी बैराट सभ्यता के ही उत्खनन में योगदान दिया था। दयाराम साहनी हो गए, नीलरत्न बनर्जी हो गए, और कैलाशनाथ हो गए, याद रहेगा। फिर अगला आता है आहड़ जो है, इनका ये कह रहे हैं SP जैन, ये तो मुझे नहीं लग रहा। कालीबंगा का कह रहे हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, सही बात है ना। अमलानंद घोष। और VN मिश्र बागोर हम पढ़ ही चुके हैं। VN मिश्र ने बालाथल की भी खोज करी थी, आपको पता ही है। बालाथल में भी VN मिश्र थे, बागोर में भी VN मिश्र है। कालीबंगा अमलानंद घोष थे। आहड़ में आपको पता है कौन थे? AK व्यास और HD सांकलिया, आपको ध्यान होगा। आहड़ में आप ध्यान रखना, AK व्यास, दूसरे कौन थे? HD सांकलिया, याद रहेगा आहड़ का। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। आहड़ है ना, यहाँ पे एक तो ऐसे तो आप A बना लेना, और है से H बन जाएगा। फनी ट्रिक है थोड़ी सी। हालांकि A से आप अमलानंद घोष मत करना, क्योंकि आपको पता रहेगा वो कालीबंगा में थे। तो A से आपका हो जाएगा AK व्यास, और H आ रहा है तो H से हो जाएगा SD सांकलिया। मतलब वैसे याद हो जाएगा, लेकिन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इनके लिए ऐसी ट्रिक्स बना लेता हूँ कई बार कि इसमें H आ रहा है तो SD सांकलिया हो गया, A आ रहा है तो AK व्यास हो गया। अमलानंद घोष तो फेमस नाम ही है कि कालीबंगा में था, तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बैराट हो गया, वहाँ पे दयाराम साहनी हो गया, नीलरत्न हो गया, और कैलाशनाथ जी हो गए, ये आपको ध्यान रहेगा। और बागोर में जैसे, अब ये भी मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, जैसे बागोर है तो यहाँ पे VN मिश्रा हो गया, और बालाथल है वहाँ भी VN मिश्रा हो गया, तो दोनों से BV हो रहा है, BV हो रहा है, तो ऐसे मैच कर दो। देखो ये मेरा तरीका है, बाकी आप अलग तरीके से भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? किसने कहा था कि ये कुषाण थे? ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र था। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता तो गोला कर देता हूँ। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो बताइए, इसका उत्तर देखते हैं। आपको पता होगा मुझे लगता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जो यूची जाति थी
इसका वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो मुझे लगता है इसमें कनिंघम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार आंसर देख लेते हैं। 2016 में पूछा भी गया है। हाँ, कनिंघम उत्तर है इसका। तो ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र में गुर्जर कबीला का सप्त सिंधु भारत से लेकर गंगा कावेरी तक के अभियानों का वर्णन है। ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र है, इनमें राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानना है इन्होंने, और ये सप्त सिंधु भारत से लेकर गंगा कावेरी तक के अभियानों का वर्णन है इसमें। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र किससे संबंधित है आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें यूची जाति का वंशज मानना है राजपूतों को। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र एक, ठीक है, याद रखना। रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? बताइए। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। रंगमहल का तो यही थे, अन्ना रेड्डी थे। क्यों? जैसे वीएन मिश्र का तो मैंने आपको बताया बालाथल और बागोर से संबंध हो गया। रतन चंद्र अग्रवाल का भी मैं आपको बता चुका हूँ, याद होगा आपको। अगर अभी भी नहीं बता सकते तो मुझे लगता है फिर आपको और पढ़ना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए फटाफट कि आरसी अग्रवाल जो थे उन्होंने वो कौन सी सभ्यता से संबंधित थे। देखिए, रंगमहल जो है ये हनुमानगढ़ जिले में है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता है, कौन सी थी बताइए? कालीबंगा। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये भी यहाँ पे घग्गर नदी के पास है। उत्खनन कार्य आपको पता ही है, हन्ना रेड्डी ने करा था। कब करा था? 52-54 में, 52 से लेकर 54 में कराया था। और यहाँ पे लाल रंग के जो पात्र है उन पर काले रंग की डिजाइन बनाई गई थी, जिसके कारण इनको रंग महल कहते थे। जैसे लाल रंग के पात्र होते थे उन पर काले रंग की डिजाइन थी, ठीक है। और यहाँ से हमें जो कुषाण कालीन है ना, वो ताम्र की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कुषाण काल की ताम्र की मुद्राएं प्राप्त हुई है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है इसको आपको एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, ध्यान लगा के थोड़ा रुक के पढ़िए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में है, रंग महल है, हन्ना रेड्डी के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ और 1952 से 4 तक हुआ। डेट मुझे नहीं लगता पूछेंगे। और लाल रंग के पात्रों पर काले रंग की डिजाइन की गई है, इस कारण इसको रंग महल कहते हैं। ठीक है, मतलब रंग चेंज हुआ था ना, लाल रंग के पात्रों पर काला रंग, इसलिए रंग महल बोलते हैं इसको। और कुषाण काल की तांबे की मुद्राएं यहाँ से मिली थी, ठीक है, तो ध्यान रखना तांबे की मुद्राएं यहाँ से मिली है। और 21 मुद्राएं जो मिली थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अशोक के वहाँ पे बैराट से मिली थी। एक बार फिर से देख लेते हैं 21 वाला, क्योंकि मुझे लगता है आप देखने से कंफर्म, मतलब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। कहाँ पे है बताइए? पीछे तो नहीं छूट गया? बीजक की डूंगरी आ गया, कोई ना, पता तो है ही, अभी शायद कहीं पीछे रह गया वो, तो मुझे नहीं लगता वहाँ हमें वापस पहुँचना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आ गए थे हम लोग? यहाँ, सॉरी, वो जो मैं 21 बता रहा था ना, वो 28 है बैराट की। तो देखो बैराट में 8 भी आ रहा है ना, तो 28। देखो मैं तो ऐसे तरीके ढूंढ लेता हूँ अपने, एक कंफ्यूज हो रहा था तो कुछ तो तरीका चाहिए था। तो बैराट में 8 आ रहा है तो 8 से 8 28 कर दूंगा मैं, अब 21 नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होगा ना। इंडोग्रिक 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? बताइए। गिलुंड था, पता है आपको, नोह भी था, बागोर भी था, रंगमहल नहीं था। हो गया उत्तर। कुषाणों की शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए उत्तर। तो योधेय जनपद जो था, उन्होंने कुषाणों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। और इस से मिलती है रुद्रदामन के अभिलेख से। और इनके जो सिक्के थे वो पूर्वी पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, पता है आपको, तो ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा पहला ही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा मैंने आपको बताया है कि हनुमानगढ़ में है, चुरू में नहीं है। आहड़
उदयपुर में है, बैराट जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, पता ही है आपको। रंग महल हनुमानगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच करवा रहा है कि पुराना नाम बताइए वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इससे बात कर लेते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन है, मैच करवा रहा है। तो जैसे कालीबंगा है, हनुमानगढ़ में है, नहीं सॉरी 87 क्वेश्चन पे है, वो तो हो गया था ना। 87 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। जैसे गंगानगर है, इसका नाम, ये जो प्राचीन नाम था इसका योधेय था। योधेय कौन सा एरिया था? गंगानगर वाला। उदयपुर को सिवी बोलते थे, सिवी जनपद जो था ना, यहाँ पे उदयपुर था पहले। जालोर है, इसको स्वर्णगिरी बोलते थे, पता है आप सबको। और ये जो भरतपुर को विराट नहीं बोलते थे, क्योंकि विराट नगर तो आपको पता है, विराट जो है यहाँ पे तो जयपुर है, आजकल बैराट सभ्यता हुआ करती थी, तो ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा इसका। भरतपुर को क्या बोलते थे फिर, अगर आप मतलब पूछा जाता है तो मैं बताऊंगा। भरतपुर को जो बोलते थे ना, भरतपुर का नाम अलग था, और वो नाम था सूरसेन। आप सबको पता ही होगा वैसे तो, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही बात है, सूरसेन था। अगला क्वेश्चन आता है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से है? अर्जुनायन जाति, अच्छा क्वेश्चन है। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो बताइए आप। अर्जुनायन, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो ये थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो कौन सा एरिया हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले गणतंत्रात्मक साम्राज्य था ना, वहाँ पे कुछ था, ऐसे मुझे पड़ा पड़ा सा लग रहा है ये, कि यहाँ पे गणतंत्र था शायद। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार। अर्जुनायन जो है पंजाब या उत्तर पूर्वी राजस्थान में है, गणतांत्रिक साम्राज्य था यहाँ पे, और अलवर और भरतपुर प्रांत आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सुंग काल के समय में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे, ये सुंग काल के समय में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे। अलवर और भरतपुर का एरिया हो गया अर्जुनायन जाति के प्रभाव वाला, ठीक है। अगली बात करते हैं हम कि कौन से स्थल में जाग बाबा, जाग बाबा बहुत ही फेमस है और ये पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो जाग बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है, जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया है। जाग बाबा नोह में है, मुझे लग रहा है ये RAS में भी शायद आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। नोह भरतपुर में स्थित है जाग बाबा, नोह भरतपुर में स्थित है। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जाग बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है? भरतपुर से मिली है। और यहाँ से विशालकाय यक्ष की प्रतिमा, नोह से यक्ष की प्रतिमा भी मिली है, और कुषाण के सिक्के भी मिले हैं, ध्यान रखना, कुषाण शासकों के सिक्के भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नोह से मिले हैं। कुषाणों के सिक्के नोह से मिले हैं। रंग महल से किसके मिले थे? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो फटाफट आप देखिए, उसको देख लेते हैं एक बार। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बातें की थी रंग महल के बारे में, और वहाँ से किसके सिक्के मिले थे? रंग महल से भी कुषाणकालीन ताम्र मुद्राएं मिली थी, ठीक है। ताम्र मुद्राओं की बात करें तो रंग महल, सिक्के मिले तो नोह से मिले थे। तो रंग महल कहाँ पे है? रंग महल तो उधर हो गई अपनी हनुमानगढ़ में, और नोह हो गया भरतपुर में। मांड किसका नाम था? मांड, मांड नाम किसका है बताइए? इजी क्वेश्चन है, जैसलमेर को बोलते थे मुझे लगता है, सही है। अगला, इजलास खास का गठन किसने किया? इजलास खास, अच्छा क्वेश्चन है। इजलास खास का गठन सज्जन सिंह ने किया था। सज्जन सिंह का आप पता ही है, उदयपुर के थे। और न्यायिक कार्य इसमें क्या किए जाते थे? इसमें न्यायिक कार्य किए जाते थे, वो भी दीवानी और फौजदारी दोनों। अपील की सर्वोच्च अदालत जो थी वो इजलास खास थी, और इजलास खास के स्थान पर महिंद्रा सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1980 में महिंद्रा सभा।
और इसके दो भाग थे, इजलास कामिल और इजलास मामूली। इजलास कामिल और मामूली। तो आपको ध्यान रखना, पहले इजलास खास था, इसकी स्थापना करी सज्जन सिंह ने। उसके बाद में इसकी जगह पे बनाई गई महिंद्रा सभा 1880 में। ध्यान रखना, 1880 क्या बनाई गई? महिंद्रा सभा, महिंद्राज। और फिर इसके भी टू पार्ट बांट कर दिए गए, एक तो कामिल, इजलास कामिल, और दूसरा मामूली। तो मुझे लगता है आराम से आपको याद रहेगा, इजलास खास वाला, इजलास कामिल और इजलास मामूली। ठीक है, फिर देखते हैं बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बताइए। मुझे लगता है कल्याणमल होना चाहिए इसमें। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसे अधीनता स्वीकार की। उल्लेखनीय है कि राव बीका बीकानेर के संस्थापक थे, जबकि लूणकरण बीकानेर के तीसरे राव थे। इनका शासनकाल 1505 से 26 तक रहा। देखिए, नागौर दरबार में उपस्थित हुए, ठीक है, और यहीं पे इन्होंने मतलब अधीनता स्वीकार कर ली थी। 93 समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में कौन सी विभाजित करती है? इजी है, 50 है, अरावली निकल रही है वहां से, उसके समानांतर है। इजी क्वेश्चन है। अरावली के बारे में बता दें कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अगला, राजस्थान के फर्स्ट सीएम कौन थे बताइए? शिवलाल शास्त्री हो गए। पहले निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे, आई थिंक, चेक कर लेना आप। संग्राम सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। 7 अप्रैल 49 से जनवरी 51 तक। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर किस जिले में है? कहाँ पे है बताइए, क्या लगता है आपको? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए। तो सीधी सी बात है, जैसलमेर में होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी रेत गर्म हो, मतलब रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ये भी बात आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, राजस्थान में जो ये है जैसलमेर में है, और 25 सेमी से भी यहाँ पे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी यहीं पे है, ठीक है। तो इसी वजह से ये है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। अगला है, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं के नृत्य कौन से हैं? तो महिलाओं का नृत्य, चरी नृत्य महिलाओं का होता है, आपको पता ही है। चरी नृत्य जो राजस्थान का, चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है ये, ध्यान रखना। और किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय का है ये नृत्य। इस नृत्य में केवल महिलाएं होती है, ध्यान रखना आप। और फल्गुबाई जो थी यहाँ की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, फल्गुबाई। जबकि गेर नृत्य, चंग नृत्य व कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। देखिए, यहाँ से आपके बहुत सारे मतलब 2-3 क्वेश्चन स्टार्ट तैयार हो जाएंगे। एक तो जो चरी नृत्य है कहाँ का है? तो किशनगढ़ का है। किशनगढ़ वैसे अजमेर में पड़ता है। कौन करता है इसको?
तो बताना है गुज्जर समुदाय की महिलाएं करती है इसको। एक ही हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं चरी नृत्य महिलाओं द्वारा हो गया और बाकी 3 है, गैर हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, चंग हो गया, ये पुरुष करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मारवाड़ शैली है, तो इसको पंचतंत्र बोला जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो पशुओं की दंत कथाएं है, एक प्राचीन संग्रह है, और मारवाड़ चित्रशैली जो है उसमें आम के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है, और मारवाड़ को जोधपुर चित्रशैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन है। अगला है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के कौन सी मतलब कहाँ पर होता है, कौन सा जो एरिया है आपको बताइए। 200 सवाई माधोपुर में हेला ख्याल काफ़ी फेमस है। सवाई माधोपुर तो वैसे भी काफ़ी फेमस है, जैसे यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, गणेश मंदिर है, काफ़ी फेमस चीज़ें है। सिवाड़ भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में ही पड़ता है। देखिए हेला ख्याल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 करौली सवाई माधोपुर में प्रचलित है, और हेला ख्याल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो शायर हेला थे, उन्हीं के नाम पे हेला ख्याल कहा जाता है इसको। और हेला ख्याल में जो दी जाने वाली लंबी टेर होती है उसको हेला देना कहते हैं। अब अगला है राजस्थान राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था बताइए। तो कोटा हो जाएगा। कोटा जो था, कोटा के महाराजा थे भीम सिंह, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। और बूंदी के महाराजा थे बहादुर सिंह, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, तो राज प्रमुख हो गए, और राज प्रमुख हो गए, उपराज प्रमुख हो गए, और एक और थे महाराज प्रमुख। वो कौन थे? वो चित्तौड़ के राजा बने थे बाद में। तो 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? भरतपुर में राजनीतिक जागृति, तो ये तो आपको पता ही है, युगल किशोर चतुर्वेदी थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 1994 में आरएस में ही पूछा गया है कि युगल किशोर चतुर्वेदी जो थे, इनका जन्म 4 नवंबर 1904 को मथुरा में हुआ था, सौंक में हुआ था, मथुरा में। कब हुआ था? 1904 में, 4 नवंबर में। नवंबर में किस किस के जन्मदिन आते हैं आप देख लेना, और आगे भी 4 है, पीछे भी 4 है, और बीच में नवंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना युगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पूछे तो इजी था, तो याद कर लिया हमने। जैसे आगे भी 4 है, पीछे भी 4 है, और बीच में नवंबर आ गया। अगला है सन 1930 में जब प्रजामंडल की मान्यता के लिए भरतपुर में सत्याग्रह छेड़ा गया, तो इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर सत्याग्रह में भाग लिया। जनता इनको प्यार से क्या बोलती थी? जवाहरलाल नेहरू कहती थी, ध्यान रखना। अगला है राठौड़ वंश या मारवाड़ वंश का इतिहास। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे, ऐसे ही बने रहिए। हम आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए अब तक सारा याद करवा देंगे। जैसे युगल किशोर चतुर्वेदी है, पता ही है, मथुरा में कहाँ पे थे? सौंक में थे, और इनको प्यार से जवाहरलाल नेहरू कहते थे, और जन्म आपको बताया दिया 4 नवंबर 1904 में। और दरअसल नवंबर देख के मुझे याद आ रहा है कि मेरा भी जो जन्म है वो नवंबर में ही हुआ था, और मेरी एक दोस्त है, उनका भी जन्म नवंबर में ही है। नवंबर काफ़ी लकी है मेरे लिए। और भी नवंबर में बहुत सी घटनाएं घटित हुई है। 26 नवंबर, बताइए कौन सा डे मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है।